नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए जीडीपी और जीएनपी, ये दो महत्वपूर्ण टर्म है इकोनॉमिक्स का, इसको लेकर के आया हूं। बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बातों को रखूंगा क्योंकि 10 के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए ज्यादा विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। जब मैं सीनियर क्लास के लिए वीडियो बनाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मैं 10 के बच्चों के लिए केवल जीडीपी और जीएनपी क्या है इसको समझाने आया हूं। आप देख सकते हो, मैं पहले से एक मैप बना करके रखा हूं। क्यों बना करके रखा हूं? क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे जीडीपी को किसी देश के साथ जोड़ करके, भारत का जीडीपी, अमेरिका का जीडीपी, चाइना का जीडीपी, जीडीपी के जगह जीएनपी का भी इस्तेमाल करते हैं। भारत का जीएनपी, अमेरिका का जीएनपी, तो ये किसी देश के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये जो मानचित्र बना हुआ है ये भी किसी देश का है, और हमको नहीं लगता है कि आप लोग को बताना होगा कि ये किस देश का मानचित्र है। तो छोड़िए ये बात को, आप मानचित्र देख रहे हो, आप सब जानते हो ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के जीडीपी के बारे में जानना है। जीडीपी एक तरह से किसी देश के आय को ही प्रस्तुत करता है। जीएनपी भी किसी देश के आय को ही प्रस्तुत करता है। जब हम कहते हैं भारत का जीडीपी तो एक तरह से भारत की आय की बात हो रही है। जब हम जीएनपी की भी बात करते हैं तो एक तरह से भारत की आय की बात हो रही है। लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, उस अंतर को भी आज क्लियर कर लेना है। जीडीपी का जैसा कि फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो देख रहे हो, ये जो मैप बना हुआ है, ये भारत का मैप बना हुआ है, यही भारत का घरेलू क्षेत्र है। ये क्या है? भारत का घरेलू क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में जो उत्पाद होगा, यानी कि जो उत्पादन होगा, वही जीडीपी होगा। अब कहोगे कि ये हम कैसे जानेंगे कि कितना उत्पाद हुआ और कितना भारत का जीडीपी होगा? तो इसमें हजारों टाइप के वस्तु का उत्पादन होगा। जितने तरह के वस्तु का उत्पादन होगा, सबके मूल्य को जोड़ते जाना है। अरे ये मार्कर के भी अगर उत्पादन हुआ है भारत में तो इसका भी मूल्य होगा ना। हम जो कपड़े पहनते हैं तो उसका भी मूल्य होता है ना, कीमत होता है। एक कीमत दे करके हम लोग खरीदते हैं ना। तो जो कीमत दे करके हम खरीदते हैं वही मूल्य होता है किसी चीज का। उसी मूल्य को जोड़ना है। सबको जोड़ देंगे, निकल जाएगा जीडीपी। लेकिन इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता क्या है कि हो सकता है एक ही चीज का मूल्य एक से अधिक बार काउंट हो जाए, दोबारा काउंट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो अगर हमको गिनती करनी है कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि एक ही विद्यार्थी की गिनती दोबारा ना हो जाए, और छूटना भी नहीं चाहिए। तो उसी तरह से अगर हो जाता है, छूटता है या दोबारा काउंट होता है, तो रियल फिगर जो होता है, पिक्चर जो होता है क्लास का, वो नहीं आ पाता है। ठीक उसी प्रकार हम जब यहां पर वस्तुओं की कीमत को जोड़ते जाएंगे तो ध्यान में रहे कि किसी चीज का कीमत एक से अधिक बार ना काउंट हो, और छूटना भी नहीं चाहिए। अब कहोगे कि अधिक बार कैसे काउंट होता है? तो देखिए, कपास से क्या बना? धागा। धागा से क्या बना? कपड़ा। अब मान लेते हैं यहां पर ये जितने वस्तु है इसमें अंतिम वस्तु कपड़ा है, इसी को एक्स वस्तु मान लेते हैं। तो यहां ये कपास का मूल्य सपोज 40 रुपया ले लेते हैं, धागे का मूल्य 60 रुपया, और कपड़े हो गए 100 का।
ये कैसे हुआ? जैसे कपास तो स्टार्टिंग में है, किसान ने इसका उत्पादन किया। अब ये 40 रुपए का कपास जब आगे बेचा गया तो जो भी कंपनी वाला है उसने क्या किया, इस कपास से धागा बना दिया। तो जब धागा बनाएगा तो 40 रुपया का 40 रुपया नहीं रहेगा, कपास का जितना मूल्य था उसमें ग्रोथ होगा। और वो कितना हो गया, 40 से बढ़कर के 60 हो गया। तो हम शुरू में क्या देखे कि यहाँ 40 है, लेकिन यहां से यहां तक जो मूल्य बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 20 रुपये बढ़ा है। फिर ये 60 रुपये का धागा जब कपड़ा में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कितने का ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुई है। तो यहां पर 40 रुपये की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से टोटल 40 प्लस 20 प्लस 40 हम क्या देख रहे हैं, 100। तो ये ध्यान रहे कि जब हम जीडीपी निकाल रहे हों तो अंतिम मूल्य को शामिल करना है, क्योंकि अंतिम मूल्य में पीछे का जितना मूल्य है जिसको हम मध्यवर्ती मूल्य कहते हैं वो शामिल होता है। आप देखो ये तीनों आइटम में ये अंतिम नहीं है, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे भी अगर तरह तरह के डिजाइन का कोई चीज बनेगा तो फिर हम उसके मूल्य को शामिल करेंगे। और एक तरह से ध्यान रहे हम उस मूल्य को शामिल करेंगे जिसको कि एक कस्टमर के रूप में हम पेड करते हैं। जैसे हमने इस चीज को खरीदा है तो जितने में खरीदा वो अंतिम मूल्य है। बीच में कोई होगा, दुकानदार होगा, बिजनेसमैन होगा, तो वो भी कहीं से खरीदा होगा, लेकिन उसके द्वारा जो खरीदा गया है, जो मूल्य चुकाया गया है वो अंतिम मूल्य नहीं है। एक कस्टमर जो मूल्य चुकाता है वो अंतिम मूल्य होता है। तो मान लेते हैं हमने जाकर के इस कपड़े को 100 रुपये में खरीदा है तो ये अंतिम मूल्य है। तो जीडीपी का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जीडीपी जब निकालेंगे तो हम अंतिम मूल्य को शामिल करेंगे, क्योंकि इस अंतिम मूल्य में ये सब मूल्य शामिल होता है। और हम कैलकुलेशन करके भी दिखा दिए कि कैसे ये 40 से 60 हुआ, 60 से कैसे 100 हुआ। और ये 100 रुपया में कपास वाले भी, धागे वाले भी और कपड़े वाले भी कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, तो 40 रुपया कपास वाले कमा रहे हैं जो किसान होंगे, धागा जो बनाया जो भी फैक्ट्री में बना होगा वो 20 रुपया कमा रहा है, क्योंकि 40 से 20 60 हुआ तो 20 का ग्रोथ हुआ। फिर जिस इंडस्ट्री में कपड़ा बना है तो वहां से 60 से 100 हुआ तो वो कितना कमाया, 40 रुपये कमाया। तो 20, 40, 20 और 40 ये तीनों मिलकर के कितने कर दिए, 100। तो ये 100 अंतिम मूल्य होता है। हम इसी को किस में शामिल करेंगे, जीडीपी में शामिल करेंगे। तो अभी हम जो बता रहे थे कि जब जीडीपी निकालना है तो देश के घरेलू क्षेत्र में जितने वस्तु अंतिम रूप से उत्पादित होंगे उसके मूल्य को शामिल करना है। तो अब मान लेते हैं कि ये देश का घरेलू क्षेत्र है, इसके अंदर जो वस्तु का उत्पादन होगा वही जीडीपी होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। तो यहां पर एक एक्स है, इसको मान लेते हैं ये कपड़ा है। एक वाई वस्तु ले लेते हैं, तो ये मान लेते हैं कि कोई मशीन है। एक जेड वस्तु ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं। तो इसी प्रकार के और भी एबीसीडी ढेर सारे आइटम होंगे। हम 3 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ताकि आसानी से आपको समझा सकें। अब मानते हैं ये कपड़ा, जैसे यहां लिए थे तो ये मूल्य नहीं शामिल करना, ये मूल्य नहीं शामिल करना। अंतिम कपड़ा का मूल्य क्या है, 100, तो हम ये 100 रुपया ले सकते हैं। उसी तरह मशीन होगा तो मशीन मान लेते हैं लोहे से बनता है या और भी उसमें बहुत सारा चीज मिलाया जाता है, तो उन सब चीजों का मूल्य शामिल नहीं करना है। मशीन जो बन के तैयार हुआ वो मशीन में उन चीजों का मूल्य शामिल रहेगा। तो मशीन का मूल्य मान लेते हैं, ये जो जेड है इसको हम ले लेते हैं 150 रुपये कर देते हैं, 150 रुपया हो गया मशीन का। और ये जेड जो चावल है इसका मूल्य मान लेते हैं हम 50 रुपया ले लिए। तो इस प्रकार देश के अंदर हम 3 वस्तु अंतिम रूप से उत्पादित बता रहे हैं। तीनों का अंतिम मूल्य 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया। यानी कि यहां के हिसाब से हम जीडीपी निकालें तो ये कितना होना चाहिए, 300। क्यों, क्योंकि तीन ही तरह के वस्तु उत्पादित हुए, तीनों का मूल्य जोड़े कितना निकला, 300। तो ये देश का जीडीपी हो गया। डेफिनेशन भी देख लीजिए। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, वित्तीय वर्ष का मतलब होता है हर चीज का एक वर्ष होता है, जैसे शैक्षणिक वर्ष होता है उसी तरह से वित्तीय वर्ष भी होता है। तो ये हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च
जैसे अभी जो 2020 चल रहा है, तो ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ होगा और ये चलेगा 2021 में 31 मार्च तक। तो इतने दौरान जितने भी वस्तु बन करके तैयार होंगे यहां पर भारत के अंदर, वो अंतिम वस्तु होना चाहिए, उसके मूल्य को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा? जीडीपी निकलेगा। तो देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु या सेवा, जैसे रेलवे हुआ या टीचिंग हुआ, डॉक्टरी हुआ, ये सब सेवा में आता है, के बाजार मूल्य। चूंकि मूल्य हम जो बात कर रहे हैं तो बाजार में ही हम किसी चीज का मूल्य देखते हैं। ये मशीन खरीदने जाएंगे तो बाजार में, कपड़ा खरीदने जाएंगे बाजार में, चावल खरीदने जाएंगे बाजार में, तो ये बाजार का मूल्य इसीलिए यहाँ पर दिए हैं। तो बाजार के मूल्य को के योग को यानी कि जोड़ देना है, वही क्या है? जीडीपी है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेफिनेशन में आए तो कुल जीडीपी बराबर कुल मूल्य माइनस मध्यवर्ती मूल्य। क्योंकि जीडीपी निकाल रहे थे तो अंतिम मूल्य, यहां देखिए ये जोड़े हैं क्या? देखिए कपड़ा का मूल्य लिए हैं तो कपड़ा अंतिम था, कपास, धागा, कपड़ा, ये तीनों का सीक्वेंस देखे तो इसमें अंतिम कौन था? कपड़ा। तो इसी का मूल्य जोड़े हैं तो अंतिम मूल्य लेके चलते हैं। तो जीडीपी का मतलब ही हुआ एक तरह अंतिम मूल्य। और अंतिम मूल्य निकालने के समय क्या ध्यान देना है? कुल मूल्य से मध्यवर्ती मूल्य को माइनस करना है। तो जैसे अभी अंतिम मूल्य 100 रुपया निकला, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब हम कुल मूल्य देखेंगे तो 40 और 60, 100 और 100, 40, यानी यहां पर अगर हम डाल करके देखें इसके अनुसार 40, 60, 100 कितना हो जाएगा? कुल मूल्य 200 हो जाएगा। होगा? बिल्कुल होगा। यहां से यहां तक कौन था? मध्यवर्ती है, ये मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती वस्तु है। और ये अंत में जो है ये कपड़ा, ये अंतिम है। कौन वस्तु है? ये अंतिम वस्तु। इसी का मूल्य जोड़ना है। लेकिन ये अंतिम कैसे निकलेगा? तो कुल मूल्य जोड़ेंगे। कुल मूल्य के लिए 40, 60 और 100 कितना हो जाएगा? 200। इसमें मध्यवर्ती मूल्य को माइनस करना है, तो मध्यवर्ती में कपास और धागा लिए 40 और 60, यानी कि 100। 200 में 100 चला जाएगा, कितना बचेगा? 100। तो देखिए ये अंतिम मूल्य 100 था, तो हम अंतिम मूल्य को लेकर चलते हैं। ये फार्मूला से भी काम चला सकते हैं। इसी तरह एक और फार्मूला होता है, जैसे आप जो देख रहे हैं कपास, धागा और कपड़ा, तो होता क्या है कि कपास प्राथमिक क्षेत्र में, चूंकि वहां पर किसान ने कपास का उत्पादन किया, वो प्राथमिक क्षेत्र से है। धागा किसी फैक्ट्री में बना, द्वितीय क्षेत्र है। कपड़ा भी जहां बना वो कोई फैक्ट्री ही है, इंडस्ट्री है, तो वो भी द्वितीय क्षेत्र में ही आया। उसी तरह से अब वो इंडस्ट्री से जब बाय ट्रांसपोर्टेशन जो है हम लोगों तक जब पहुंचेगा तो तृतीय क्षेत्र का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर कपड़ा का वैल्यू थोड़ा और बढ़ेगा। तो उस चीज का चूंकि मेंशन हमने नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप दिमाग में रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना 40 रुपये, द्वितीय क्षेत्र में कितना बढ़ा है 20 रुपये और 40 रुपये, और तृतीय क्षेत्र की जब बात होती तो वो कपड़े का मूल्य जैसे हमारे तक आते आते अगर 100 रुपये की जगह 150 रुपया हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पर 50 रुपया बढ़े हुए वैल्यू को हम दिखाते हैं। तो वो चीज को नहीं दिखा रहे हैं, थोड़ा लेन देन नहीं करना चाह रहे हैं, आप लोग इतने में रहेंगे, या फिर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय को छोड़ दीजिए। अब इतना क्लियर होने के बाद हम जीडीपी को लगता है समझ गए हैं कि जीडीपी में करना क्या है, कि देश के घरेलू क्षेत्र में जो वस्तु होगा, उत्पादित होगा, वो अंतिम वस्तु को आइडेंटिफाई कर लेना कि ये अंतिम वस्तु है। जैसे कपड़ा, तो कपड़ा अंतिम वस्तु होगा, उससे पहले अगर धागा कपास है तो वो अंतिम वस्तु नहीं है, उसका मूल्य नहीं जोड़ना है। मशीन है तो वो लोहा वगैरह से बना होगा, लेकिन वो लोहे वगैरह का मूल्य नहीं जोड़ना है, क्योंकि उससे मशीन बना है, तो मशीन को मूल्य को जोड़ना है। चावल जैसे धान से बना, तो धान के मूल्य का नहीं ऐड करना है, धान का मूल्य नहीं ऐड करना है। हमको क्या करना है? चावल का मूल्य ऐड करना है, क्योंकि ये अंतिम वस्तु है, हम लोग चावल खरीदते हैं और इसको पका के खाते हैं। तो इस प्रकार से अंतिम मूल्य को जोड़ करके जीडीपी निकाल लेना है। अब जीडीपी के बाद नेक्स्ट टर्म आया है जीएनपी। जीएनपी को एक तरह से हम राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। जीएनपी में होता क्या है? सामान्य तौर पर जीएनपी को ऐसे भी कहते हैं कि किसी देश के सामान्य नागरिकों द्वारा प्राप्त आय को जीएनपी कहते हैं।
या किसी देश के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य के योग को जीएनपी कहते हैं। लेकिन हमने यहां पर क्या लिखा है, जीडीपी तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के योग को जीएनपी कहते हैं। जीडीपी लेना है, जो देश के अंदर हुआ वो लेना है, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। थोड़ा सा यहां समझना है, होता क्या है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक की आय ही जीएनपी है। जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी आय के योग को ही हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, उसी को जीएनपी भी कहते हैं। तो हमारे देश के लोग देश में भी हैं और विदेश में भी हैं, तो जो देश में आय अर्जित हुआ वो भी शामिल करना है, जो विदेश से आया वो भी शामिल करना है। दिक्कत क्या हो जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं जीडीपी जो 300 निकला है, ये एक तरह से शुद्ध नहीं है, क्योंकि ये जब 300 रुपये जो दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है कि कोई विदेशी हमारे देश में हो, वो अपना कंपनी चला रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, तो 300 रुपया में उसका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो जब हम अपने देश में विदेशियों का योगदान देखेंगे तो हम भी तो विदेश में कुछ करते हैं, तो उसका भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो हम करेंगे क्या कि जो जीडीपी होगा, जैसे जीडीपी हमारा कितना है 300 निकला हुआ है, और उसमें ऐड क्या करना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको एनएफआई कर रहे हैं। ये कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए ये विदेश है। अब विदेश से हमारे देश के लोग, भारत के जो लोग हैं, वो 75 रुपया कमा के ला रहे हैं, तो प्लस में है क्योंकि आ रहा है। वहीं पर विदेशी हमारे देश से कमा करके 25 रुपया चले गए, तो इसको हम माइनस में दिखाए। अब हम यहां पर एनएफआई की बात जब करेंगे, यानी इसका मतलब हुआ नेट फैक्टर इनकम, तो हम क्या देखेंगे, 75 आया 25 चला गया, तो नेट कितना रहा 50 ही ना। यानी कि एनएफआई ए जो होगा यहां पर 75 माइनस 25, ये प्लस में है, तो कितना बचा 50, ये एनएफआई ए हो गया। अब इस 300 में एनएफआई ए 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 350, यही जीएनपी होगा। इसको ऐसे भी देखें कि मान लेते हैं ये जो जीडीपी 300 निकला हुआ था, तो क्या लगता है 300 का 300 भारतीय ही किया होगा, कुछ तो विदेशी होगा। तो मान लेते हैं 300 में 25 रुपया का योगदान किसी विदेशी का है, तो हम क्या करेंगे, 300 जीडीपी जो था, ये जीडीपी, इसमें 25 रुपया किसका योगदान हो रहा है, विदेशी का। जब 25 रुपया वो योगदान कर रहा है विदेशी, वही तो निकाले थे जो ले चला गया, और 75 हम लोग विदेश से ला रहे हैं, हमारे देश के लोग विदेश से कमा के ला रहे हैं, तो 75 ऐड हो जाएगा। तो हम क्या पाएंगे, निकालने के जा रहे हैं जीएनपी, तो 300 और 75, तो 375 माइनस 25 यानी कितना हो जाएगा 350, तो यही तो जीएनपी है। इस प्रकार से हम जीएनपी निकाल लेते हैं। अब एक चीज इसमें आता है, वो है, हालांकि आप लोग का क्लास 10 के लिए ये आवश्यक नहीं होगा, लेकिन फिर भी चर्चा कर देना जरूरी है। कभी कभी आप लोगों के लिए क्वेश्चन में जीडीपी के जगह हो सकता है एनडीपी की चर्चा हो जाए। एनडीपी, तो एनडीपी ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ये शुद्ध नहीं है। यहां पर इस शुद्ध की बात हो रही है, एन से नेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये निकालने के लिए जीडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देना है। क्या माइनस होगा, मूल्यह्रास। मानते हैं जीडीपी कितना था 300, इसमें मूल्यह्रास थोड़ा समझिए। मूल्यह्रास मतलब सामान्य टूट फूट, जैसे अभी जो बताया कि ये 50 रुपया चावल का उत्पादन हुआ, तो इस चावल के उत्पादन में पहले तो धान का उत्पादन होगा, तो धान का उत्पादन करने के लिए हल बैल का जरूरत पड़ेगा। हल घिसेगा कि नहीं घिसेगा, सामान्य घिसावट होगा उसमें,
कभी कभी हल टूट जाता है, बैल पुराना होता है, तो उस तरह से उसका भी एक कीमत होता है, वो घट रहा है। तो वैसे चीजों को हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो उसका जो भी वैल्यू होगा वो माइनस कर देना है। तो इसमें मान लेते हैं मूल्यह्रास 25 है, तो कितना बचा 275। ये होना चाहिए एनडीपी, जो कि हमेशा जीडीपी से थोड़ा कम होगा, क्योंकि मूल्यह्रास को इसमें घटाना पड़ता है। सेम हम जब जीएनपी की में आएंगे, तो इसका जब हम शुद्ध करेंगे तो इसके लिए लिखते हैं एनएनपी। क्या लिखते हैं? एनएनपी। इसके लिए क्या करते हैं? एनएनपी में क्या करते हैं? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। अब मानते हैं कि जीएनपी कितना निकला? अभी 350 निकला, तो लिख देंगे 350। मूल्यह्रास तो एक ही होगा जो यहां मेंशन है, 25 मेंशन कर दीजिए। कितना बचा? 325। ये हो गया एनएनपी। तो इस प्रकार से हम शुद्ध रूप से निकाल सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट और ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसा जरूरत पड़ेगा तो क्लास 12 के विद्यार्थी को ध्यान में रख करके और सीनियर क्लास के विद्यार्थी को ध्यान में रख करके पूरा जीडीपी जीएनपी को फैक्टर कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को लेकर के आगे के वीडियो में कभी आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।